नमस्कार, मैं राजेश कुमार एक बार पुनः आपके सामने में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ और आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम कहते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट जो इंटर पास किए हैं उनको इस टॉपिक के बारे में अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर उस स्टूडेंट को जिसके अंदर टैलेंट है और वह आगे की पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से जो है सो वो कमज़ोर है, तो निश्चित रूप से यह जानना चाहिए उनको। मैं आज बात करने वाला हूं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2016 को एक बहुत ही बेहतरीन योजना लाया। इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना। इन 7 निश्चय योजना में से जो सबसे टॉप मोस्ट में सबसे ऊपर में जो योजना था जिसका नाम था आर्थिक हल युवाओं को बल। आर्थिक हल युवाओं के बल, ये पहला 7 निश्चय योजना में से पहला निश्चय योजना था। इसी के अंतर्गत जो है सो आज हम लोग देखते हैं प्रत्येक घर में हर घर नल योजना चल रहा है, प्रत्येक घर में बिजली की योजना चल रहा है। तो खैर 7 योजना में की चर्चा नहीं, मुझे मुख्य रूप से मुझे पहला योजना जो है आर्थिक हल युवाओं के बल, इस पर चर्चा करनी है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर लोन दिया जाता है। एजुकेशन लोन के बारे में पहले से ही आप लोग जानते होंगे, और एजुकेशन लोन एक कोई न कोई बैंक देती थी और बैंक का अपना इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, वह चक्रवृद्धि ब्याज हुआ करता था, और यह एक बहुत ही जोखिम भरा बात हुआ करती थी क्योंकि इसको चुकाना में जो है सो काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन यह जो लोन है यह बहुत ही बेहतरीन है और इसमें क्या है कि आपका गारंटर जो है सो कोई व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि एजुकेशन लोन में गारंटर जो है सो आपके गार्जियन को होना पड़ता था या ऐसे लोगों को होना पड़ता था जिसकी इनकम अच्छी खासी हुआ करती थी। लेकिन इसमें गारंटर जो है सो मुख्यमंत्री स्वयं है, बिहार सरकार स्वयं है। तो यह जो है सो जोखिम से बिल्कुल परे है, इसमें जोखिम की बात नहीं है। इसमें जो है सो एजुकेशन लोन मैंने लिखा है मैक्सिमम 4 लाख तक आप ले सकते हैं, और एलिजिबिलिटी जो है सो इसकी उम्र जो है सो 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, और सिटीजन ऑफ बिहार होना चाहिए, बिहार का नागरिक होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, और इनरोल्ड इन कोर्सेस 42 कोर्स की चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। इस 42 कोर्स में से किसी कोर्स में आपका एडमिशन होना चाहिए। तो यह इसका जो है सो एलिजिबिलिटी है, और इसके लिए आवेदन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जहां पर मैंने लिखा है www.7nishay.yuvaupmission.bihar.gov.in पे आप कर सकते हैं आवेदन। मैं बात कर रहा हूँ ऑफलाइन की। ऑफलाइन के लिए जो है सो यदि आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा लिए हैं 42 कोर्स में से किसी एक कोर्स में, और करवाने के बाद जो उसका ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर आपको यदि मिल जाती है, तब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक DRCC कराना होता है। DRCC ऑफिस होता है, इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर। ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहां आपको जाना होगा। और वहां पर जो मैंने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स की बात की, इस डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पे आपको जाना होगा। मैंने लिखा है 10th और 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, प्रोविजनल, आधार कार्ड, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, बैंक पासपोर्ट, एडमिशन ऑफर लेटर या ID कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। मतलब ये एडमिशन ऑफर लेटर या बोनाफाइड सर्टिफिकेट सारा वो आपको कॉलेज देगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हुए हैं। तो यदि इन सारे चीज़ों के, फिर है कॉलेज फी स्ट्रक्चर और 3 फोटो, इन चीज़ों के साथ यदि आप वहां जाते हैं DRCC करवाने के लिए, तो वह आपको एक सारा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद वो रख लेता है, और फिर एक समय देता है, कितना समय के बाद पुनः आप आएंगे। जब आप जाते हैं तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देता है। तो अब मैं बात करता हूं कि आखिर कौन कौन से कोर्सेस हैं, उन 42 कोर्स कौन कौन से हैं जिस कोर्स को हम कर सकते हैं। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 12th विथ PCB, 12th विथ PCM, अर्थात जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th किया है, या जो आर्ट्स स्टूडेंट से 12th पास किया है। तो उन सारी चीज़ों का जो वीडियो में मैंने बहुत सारे कोर्सेज की चर्चा किया था, तो अधिकांश कोर्स जो है सो आपका यह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन फिर से मैं उस कोर्सेज को इन डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अब चलिए हम लोग कंप्यूटर पर चलते हैं और उन सारे 42 कोर्सेज की बात करते हैं। CA, BSc, BCom ऑल सब्जेक्ट्स, 2 नंबर में है MA, MSc, MCom ऑल सब्जेक्ट्स, 3 नंबर में है आलिम, 4 नंबर में शास्त्री, 5 नंबर में BCA, 6 नंबर में MCA, 7 नंबर में BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, 8 नंबर में है BSc नर्सिंग, 9 नंबर में BSc लाइब्रेरी साइंस, 10 नंबर में बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी,
11 नंबर में बीटेक बीई है, 12 नंबर में होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, 13 में हॉस्पिटल एंड होटल मैनेजमेंट है, 14 में डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, 15 में है बैचलर इन योगा, 16 नंबर में आप देख सकते हैं बीटेक बीई बीएससी इंजीनियरिंग इन ऑल ब्रांचेस, 17 में एमबीबीएस, 18 में बीएससी नर्सिंग, 19 में बैचलर ऑफ फार्मेसी, 20 में बैचलर ऑफ वेटनरी मेडिसिन एंड सर्जरी, 21 नंबर में है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर मैं आता हूँ इधर ऊपर 22 नंबर में आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, 23 नंबर में है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, 24 नंबर में है बैचलर ऑफ डेंटल, 25 नंबर में है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जिसको जेएनएम कहते हैं, 26 नंबर में है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, 27 में बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी, 28 नंबर में डिप्लोमा इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, फिर 29 नंबर में है बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन मास मीडिया जर्नलिज्म, 30 नंबर में है बीएससी इन फैशन टेक्नोलॉजी और भी आप देख सकते हैं कुछ और चर्चा की गई है। 31 नंबर में है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, 32 में है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 32 नंबर में है बीएससी एमएससी एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स, 34 नंबर में है डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्शंस, 35 नंबर में है डिप्लोमा इन फूड बेवरेज सर्विसेज और 36 नंबर में है बीए बीएससी बीएड। तो ये 36 है। 37 नंबर में है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, 38 नंबर में है एमबीए, 39 नंबर में है बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, 40 नंबर में है एलएलबी जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, 41 में है डिग्री डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल पायलट ट्रेनिंग या शिपिंग, फिर 42 नंबर में है पॉलिटेक्निक। बस ये 42 कोर्सेज है। इससे अधिकांश कोर्सेज की चर्चा मैंने किया था जो 12th आर्ट से किए हैं, 12th साइंस बायोलॉजी से किए हैं या मैथ से किए हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के इसको देख सकते हैं। और इन तमाम कोर्सेज को करने से संबंधित यदि किसी तरह की समस्या हो, कॉलेज का सिलेक्शन हो या किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन के बारे में हो, यदि किसी तरह की समस्या हो तो आप व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। जहां तक जो होगा मैं आपको गाइडलाइन करने का प्रयास करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इससे लाभ लें और अपनी ज़िंदगी को एक मुकाम दे, क्योंकि मैं एक लाइन मैं कहना चाहूँगा कि बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, या इसका समाधान यदि आप ये कोर्स कर लेते हैं और इस योजना का लाभ ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से जो है सो एक सम्मानजनक ज़िंदगी आप जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा आपका इकोनॉमिकली आप पर प्रेशर नहीं पड़ता है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, अब जैसे कि कोई बीए कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसमें बीए में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन फी तो लगती नहीं है। तो यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि भाई इसमें क्या हमको फ़ायदा मिलेगा इस कोर्स से। तो इस कोर्स में क्या है ना कि यदि आप जो कॉलेज फ़ी है उसके अलावा ये 10,000 प्रत्येक साल आपकी किताब के लिए, कॉपी के लिए, कलम के लिए 10,000 सालाना आपको सरकार देती है। इसके साथ साथ जो है सो मान लीजिए कि आप हॉस्टल में रहते हैं या कहीं पर डेरा लेकर रहते हैं तो उसके लिए 3,000 रुपया प्रत्येक महीना, इस योजना से 3,000 रुपया प्रत्येक महीना। यदि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहते हैं, यदि आप कैपिटल में रहते हैं किसी स्टेट के कैपिटल में तो 4,000 और मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो 5,000 रुपया आपको प्रत्येक महीना मिलता है। तो यह भी आप इससे आप जोड़ सकते हैं कि यदि 3,000 प्रत्येक महीना मिल रहा है तो साल में कितना मिल सकता है, और यदि बीए कर रहे हैं, यदि 3 साल का कोर्स है तो कितना हमें मिल रहा है। तो एक साधारण सा बीए कोर्स करने के पर भी हमें इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और इसको सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको चुकाना बहुत ही आसान है, आसान किस्त में है, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन दिया गया है। तो यह बहुत ही बेहतरीन योजना है, इसका लाभ आप ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को मुकाम दे सकते हैं। इस तरह से आपने उन 42 कोर्सेज को देख लिया, समझ लिया, और अब आप लोगों को यदि उन कोर्सेज को में से आप सिलेक्शन कर लेना है कि कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं। अब आप कोर्स का सिलेक्शन करने के बाद अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि आपका जो ये कोर्सेस है, पे लोन को आप चुकाएंगे कैसे। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो पहले एजुकेशन लोन हुआ करता था जो बैंक दिया करती थी, वो चक्रवृद्धि ब्याज लेती थी। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज वाली बात है नहीं, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा था, फिर गारंटर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर जो है सो मात्र आप देख सकते हैं 4% फॉर बॉयज़ के लिए सिर्फ 4% सालाना, और 1% फॉर गर्ल्स, और 1% गर्ल्स के लिए, और डिसेबल्ड जो लोग होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, उसके लिए मात्र 1% है। आप समझ सकते हैं ये कितना बेहतरीन है। फिर है मोड ऑफ पेमेंट का जो मोड है
वह 2 लाख से लेकर के 4 लाख तक आप ले सकते हैं। यदि 2 लाख तक लेते हैं तो 60 किस्त में अर्थात 5 साल में इसको चुकाना है। यदि 4 लाख तक लेते हैं तो 84 किस्त में अर्थात 7 साल में इसको चुकाना है। तो आप समझ सकते हैं चुकाने के लिए भी कितनी लंबी अवधि होती है। फिर है ग्रेस पीरियड। यदि कोर्स आप खत्म कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि एडमिशन लिए और आपका जो है सो ये इंटरेस्ट चालू हो जाता है, ऐसा नहीं है। यदि आपका कोर्स है 4 साल का, यदि 4 साल आप पूरा कोर्स कर लेते हैं, फिर 1 साल ग्रेस पीरियड दिया जाता है आपको जॉब ढूंढने में, और 1 साल तो फिर 5 साल हो गया। फिर आपका इंटरेस्ट 5 साल के बाद यानी 6 साल से आपका स्टार्ट होता है। तो 1 साल का ग्रेस पीरियड भी है, 1 ईयर का। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। ये तो सभी लोगों को जानना चाहिए, सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए, साथ साथ गार्जियन को भी जानना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। फिर मैं बात कर रहा हूं कि पढ़ाई के साथ साथ यदि लोन चुकाने की यदि आपकी इच्छा है कि नहीं चलो भाई हम पढ़ भी रहे हैं, लोन भी चुका रहे हैं, तो आपको 0.25% की एक अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। तो उसके बाद है यदि कोर्स करने के बाद भी बेरोजगार हैं, मान लें 1 साल आप जॉब ढूंढे, आपको जॉब नहीं मिला, फिर भी बेरोजगार हैं, तो प्रत्येक साल में 2 बार जून और दिसंबर महीना में एक शपथ पत्र DRCC ऑफिस में जमा करना होता है और जॉब लगने जमा करना पड़ता है कि मैं अभी तक बेरोजगार हूं, और जब जॉब लग जाता है तो वो पैसा आपको चुकाना पड़ता है। अब मैं बात करता हूं एक और चीज की कि अभी कुछ हो रहा है, कुछ फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। स्टूडेंट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं जिसको यूजीसी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन के पहले यह अवश्य देख लें कि वह इंस्टीट्यूट जिसमें मैं एडमिशन ले रहा हूं उसका यूजीसी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है कि नहीं। नैक में इसकी क्या रैंकिंग, चूंकि यूनिवर्सिटीज की नैक एक रैंकिंग करती है, पहले 4 स्तर पर होती थी, अब तो सुनने में आया है कि 7 स्तर पर रैंकिंग की जाती है। तो नैक में रैंकिंग इसकी क्या है, फिर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन की स्थिति क्या है, और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका क्या है। तो इस लिस्ट में उस इंस्टीट्यूट का नाम यदि है तब आप बेहिचक उसमें एडमिशन ले सकते हैं और इस बेहतरीन योजना का लाभ ले सकते हैं। यह वैसे स्टूडेंट के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उनके अंदर टैलेंट है, तो टैलेंट हंट नहीं हो, ऐसे युवा जो सक्षम हैं, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर मुकाम दे सकते हैं, उनके लिए बेहतरीन अवसर है। इसका लाभ लीजिए, और यदि इस जानकारी से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। Rajesh Raj Motivational Classes by Rajesh Sir।